हेलो दोस्तों, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। दोस्तों, मेरी वीडियोस करती है आपकी वोकैब को एनरिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव और साथ ही साथ करती है मदद ताकि कर सके आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं द लास्ट लेसन के बारे में, जो फेमस फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर अल्फोंस डॉर्डन ने लिखी है। आज हमें बात करनी है द लास्ट लेसन के रिमेनिंग पोर्शन के बारे में। आइए देखते हैं। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." While I was wondering about it all, नैरेटर बताता है कि वो काफ़ी देर से परेशान सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों, क्लास पहले से ज़्यादा साइलेंट क्यों, क्लासरूम में विलेज के रिस्पेक्टेबल मेंबर्स क्यों, रिस्पेक्टेबल विलेजर्स क्यों, एम हैमल अपनी रेयर यूज़ में लाए जाने वाली ड्रेस को, स्पेशल ड्रेस को उन्होंने क्यों पहन रखी थी। There were so many surprises for the little boy French, and he was wondering about it when M. Hamel just climbed to a chair. He mounted his chair. वो अपने चेयर से उठ खड़े हुए and in the same grave and gentle tone, और उसी ग्रेविटी के साथ, उसी गंभीरता के साथ, उसी जेंटलनेस के साथ, उसी सज्जनता के साथ उन्होंने कहा। कौन सी सज्जनता, कौन सी ग्रेविटी, जिसके हम लोगों ने एक इंस्टेंस देखा कि वो फ्रेंड्स पे नाराज़ ना हो करके बड़े जेंटल तरीके से उन्होंने उसे क्लास में आने दिया था। उसी जेंटलनेस के साथ उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों, आज ये आखिरी सबक है, आज ये आखिरी चैप्टर है, आखिरी लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, पढ़ा पाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से, यानी कि जर्मनी की राजधानी, कैपिटल ऑफ जर्मनी से ऑर्डर आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि एल्सेस एंड लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज टीच की जाएगी। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। और ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है, जर्मन टीच करने के लिए आपके नए टीचर अगले दिन आएंगे। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और इस वजह से मैं चाहता हूँ, चूँकि ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बेहद अटेंटिव होकर, बेहद सजग होकर, बेहद केयरफुल होकर, अटेंशन के साथ इस चैप्टर को पढ़ें। What a thunderclap these words were to me. ये शब्द, लास्ट फ्रेंच लेसन, लास्ट डे, कितना बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। ओह द wretches, हे भगवान, इतना दुर्भाग्य। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, तो ये ऑर्डर आया था, यही ऑर्डर टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे लगाया गया था जब सुबह सुबह मैं आ रहा था। द लिटिल चाइल्ड फ्रेंच थॉट इन हिज माइंड। छोटे बच्चे फ्रेंच ने अपने मन में सोचा और वो समझ गया कि आखिर ऐसा कौन सा बुलेटिन बोर्ड पे ऑर्डर आज लगा हुआ था। आखिर आयरन स्मिथ ने क्यों कमेंट किया कि आज कहाँ लेट जा रहे हो, अरे बहुत समय है पढ़ने के लिए, आराम से जाना, इतनी क्या जल्दी पड़ी है। ऐसा कमेंट किया था आयरन स्मिथ ने। तो अब उन घटनाओं को वो जोड़कर देख पा रहा है फ्रेंच, वो जो नैरेटर है वो उन दोनों घटनाओं को जोड़कर अब देख पा रहा है। ही कुड कनेक्ट द डॉट नाउ। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट।
I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird's egg, or going sliding on the Saar. क्या माई लास्ट फ्रेंच लेसन? आज की फ्रेंच क्लास मेरी लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास है, बट क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अभी तो मैंने ये भी नहीं सीखा कि फ्रेंच में लिखते कैसे हैं। हाउ शुड नेवर लर्न एनी मोर। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अगर आज लास्ट फ्रेंच क्लास है तब तो मैं फिर कभी फ्रेंच नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। मुझे तो रुकना पड़ेगा देन। ओह, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। कितने दुख की बात है, आज मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैं अपने चैप्टर्स, मैं अपनी स्टडीज़ प्रॉपरली नहीं करता था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। बल्कि स्कूल आने के बजाय मैं चिड़ियों के अंडे ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता था बागीचों में, या फिर सार नाम की रिवर में। सार एक रिवर है दोस्तों फ्रांस की। वहाँ रिवर में इंजॉय करने के लिए मैं चला जाया करता था क्लास मिस करके। आज मुझे उन सारी गलतियों का बहुत दुख हो रहा है। माई बुक्स दैट had seemed me such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. मेरी ये जो किताबें मेरे बैग में रखी हुई हैं, दैट अ वाइल एगो, जो कुछ समय ही पहले, सिम्ड सच अ न्यूसेंस, इतनी ज़्यादा मुसीबत मुझे लगती थी, सो हैवी टू कैरी, बोझ लगती थी उठाने में। मेरी ग्रामर की बुक, मेरे हिस्ट्री की बुक, वर ओल्ड फ्रेंड्स, ये तो सारी मेरी पुरानी दोस्तें थीं। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और अब मुझे लगता है अब मैं इसका नहीं त्याग कर सकता था। एंड एम हैमेल टू, और हाँ, इन किताबों के साथ साथ मिस्टर एम हैमेल भी हमारे पुराने साथी थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। ये आइडिया दिमाग में जैसे ही आया कि आज के बाद मैं एम हैमेल को फिर कभी नहीं देख पाऊँगा, इसने मुझे उनके सारे क्रैंकी बिहेवियर को भूलने के लिए मजबूर कर दिया। वो चिड़चिड़े से थे। एम हैमेल साहब बच्चों पे नाराज़ होते थे। आमतौर पे हम सभी टीचर्स होते हैं पढ़ाई नहीं करने पे। पर जब ये मालूम चला कि एम हैमेल साहब से अब दोबारा मुलाकात नहीं होनी है, तो उनके ये जो रूलर से हम लोग नफ़रत करते थे कि डंडा से लेकर चलते हैं अपने हाथों में, ये कितने डांटते हैं, कितने क्रैंकी नेचर के हैं, क्रैबी नेचर के हैं, ये सब कुछ मैं भूल गया। पुअर मैन, बेचारे आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अच्छा, तो आज ये स्पेशल डे है उनकी लाइफ का। आज उनकी लाइफ का लास्ट लेसन है यहाँ पर, और इसी ओकेज़न के नाते उन्होंने सबसे फाइन ड्रेस, संडे को जो प्रेयर करने जाते हैं चर्च में लोग पहन कर अच्छे से ड्रेस, आज उन्होंने वो स्पेशल ड्रेस आज पहन रखी है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और आज मैं समझ पाया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि आज के दिन ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के बड़े बुजुर्ग, क्लासरूम में पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वो भी आज दुखी थे कि वो स्कूल नहीं गए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. मेरे गांव के बड़े बुजुर्गों का ये उनका अंदाज था, ये उनका वे था, उनका मेथड था, उनका स्टाइल था हमारे टीचर को शुक्रिया अदा करने का, उनके 40 लॉन्ग ईयर्स के फेथफुल सर्विस के लिए। यानी एम हैमिल साहब एल्सेस एंड लॉरेल में लास्ट 40 ईयर्स से टीचिंग कर रहे थे दोस्तों, और उसी का आभार प्रकट करने के लिए गांव के लोग वहां बैठे हुए थे। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट हैज़ देयर्स नो मोर। और आज मेरे गांव के वो बड़े बुज़ुर्ग इसलिए क्लास में बैठे थे ताकि वो अपने उस कंट्री के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकें जो अब उनकी नहीं रह गई थी। यानी ज़मीन तो वही थी फ्रांस की, बट अब
इस पे ऑक्यूपाई किसने कर रखा था? जर्मन फोर्सेस ने, रादर प्रशियन फोर्सेस ने। While I was thinking of all this, I heard my name called. When the narrator was deeply involved in all this thought process, in connecting the dots of the today's events, he heard his name was called by teacher. जबकि वो फ्रेंच छोटा सा बच्चा आज की सारी घटनाओं को एक साथ कनेक्ट करके देखने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका नाम बुलाया गया क्लासरूम में। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब तो मेरी बारी आ गई थी, मुझे रिसाइट कराना था। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ग्रेटफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल all through very loud and clear and without one mistake। क्या होगा अगर आज मैं पार्टिसिपल की वो बेकार सी रूल लाउड और क्लियर वॉइस में बिना एक भी मिस्टेक के नहीं सुना पाया। बट आई गॉट टू मिक्स अप ऑन द वेरी फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। बट मैं अभी सारे रूल्स तो छोड़ो, पहले कुछ वर्ड्स ही पार्टिसिपल के रूल के बोल पाया कि मेरी आवाज़ मिक्सअप हो गई, लड़खड़ा गई। एंड आई स्टूड देयर, और मैं वहाँ चुपचाप खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ के मैं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और इतनी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी कि मैं चेहरा ऊपर करके किसी को देख नहीं पा रहा था। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल साहब ने मुझसे क्या कहा इस पर। आई वॉन्ट टू स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ। मैं आज तुम्हें नहीं डांटूंगा मेरे प्यारे छोटे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमने पहले ही बहुत बुरा महसूस कर लिया। सी हाउ इट इज़, ज़रा सोचो कैसा है ये, ज़रा देखो तो कितनी बुरी बात है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हर दिन हम आपस में एक दूसरे से कहते आए, अरे आज क्या याद करने की ज़रूरत है, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल याद कर लूँगा सर, मैं कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो आखिर फेट ने हमें किस कॉर्नर पे ला खड़ा किया है। आज किस्मत हमें कहाँ ला खड़ी कर रखी है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस। और ये तुम्हारी गलती नहीं, पूरे एल्सेस की यही प्रॉब्लम है। वो आज का काम कल पे टालते हैं। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, शी का यूज़ किया गया है। आप भी सुनते हैं मदर इंडिया, और ये मदर इंडिया यानी फीमेल के तौर पे कंट्री को प्रेजेंट करने की परंपरा सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे और भी देशों में है। और यहाँ एल्सेस एंड लॉरेन की मातृभूमि मदरलैंड को वो कहते हैं शी, और कहते हैं शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यहाँ पे एक वर्ड है पुट्स ऑफ, पुट ऑफ। देखिए दोस्तों, पुट ऑन और पुट ऑफ दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसके पहले आपने पुट ऑन पढ़ा जिसका अर्थ होता है कपड़े को पहनना, टू ड्रेस अप, जबकि पुट ऑफ का इसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग होता है। यहाँ पे पुट ऑफ का मतलब है दोस्तों टू पोस्टपोन। यहाँ पे पुट ऑफ का सेंस है पोस्टपोन करना, किसी भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट करना, देर करके टालते जाना। तो यहाँ पर बोलते हैं एम हेमल साहब, दिस इज़ द ट्रबल विथ एल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। हमारे एल्सेस की बस यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, ग्रेट ट्रबल है, कि वो लर्निंग को, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्या करती है, पुट्स ऑफ, पोस्टपोन कर दिया करती है, टाल दिया करती है, टिल टुमारो, आज नहीं कल सीखूंगी, ये कह करके। और एक्चुअली एल्सेस एंड लॉरेन की मातृभूमि ने नई चीज़ों को सीखने से नहीं मना किया था, वहाँ के लोगों के अंदर की ये बात थी। इस बात को लेकर एम हेम्बल साहब अपनी बात कह रहे थे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर will have the right to say to you, how's it? You pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. और जरा देखिए तो, नाउ दोज फेलोज आउट देयर, ये जो फेलोज ड्रिल कर रहे हैं यहाँ से बाहर, स्कूल से बाहर, पीछे फील्ड में दिख रहे हैं ड्रिल करते हुए प्रशियन सोल्जर्स,
देयर विल हैव द राइट, उनके पास पूरा अधिकार होगा आपसे ये सवाल करने का, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन। प्रिटेंड, नाटक करना, तुम क्यों फ्रेंच अपने आप को कहने का नाटक करते हो। यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, किस बात के फ्रेंच हो, न तो तुम्हें फ्रेंच लिखनी आती है न बोलने आती है कायदे की, और बड़ा दावा करते हो कि मैं तो फ्रेंच हूँ। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमें ना हिंदी बोलने आती है ना हम हिंदी सही से लिख पाते हैं, पर हम दावा ज़रूर करते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। तो कोई विदेशी ताकत आके जो हिंदी और संस्कृत सीखेगी, क्या वो सवाल नहीं खड़े करेगी। सवाल दोस्तों मातृभाषा का है। तो यहाँ पर इसी पॉइंट ऑफ व्यू को नरेटर सुन रहे हैं एम हैमेल के जरिए। एम हैमेल कहते हैं कितने दुख की बात है, तुम्हें फ्रेंच नहीं आती और तुम फ्रांस के नागरिक हो। ये बाहरी सेनाएं तुमसे कल को सवाल पूछेंगी कि क्यों बहाने बनाते हो, क्यों नाटक करते हो कि तुम फ्रांस के देशभक्त नागरिक हो, तुम्हें तो फ्रेंच बोलना भी नहीं आता, फ्रेंच लिखना भी नहीं आता। But you are not the worst, poor little French. We have all a great deal to reproach ourselves with. But you are not the worst. पर तुम सबसे बुरे स्टूडेंट नहीं हो छोटे फ्रेंच, प्यारे फ्रेंच, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। We have all a great deal to reproach ourselves with. रिप्रोच करना, रिब्यूक करना, चाइड करना, स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज करना, हम सभी के पास कुछ न कुछ खुद के एनालिसिस के लिए, खुद की बुराई करने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। सिर्फ तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है फ्रेंच, हम सभी की गलती इसमें है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। योर पेरेंट्स, पहली गलती एम हैमेल साहब ने दी पेरेंट्स को, कि आपके पेरेंट्स जो थे दे वर नॉट एंशियस इनफ, वो उतने एंशियस नहीं थे, इतने वो परप्लेक्स्ड नहीं थे, इतने वो परेशान नहीं थे कि वो आपको पढ़ने के लिए बार बार कहें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, उन्होंने पढ़ाई से ज़्यादा आपको परेशान किया फार्म में काम कराने के लिए, खेतों में काम कराने के लिए, और एट द मील्स, या फिर उन्होंने कहा जाओ मील पे काम करो, सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, केवल इसलिए ताकि तुम कुछ और पैसे कमा सको उनके लिए। एंड आई, और सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स क्यों, और मैं, मेरी भी गलती है। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कुछ तो आरोप मुझ पे भी लगने चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने अक्सर तुम्हें बागीचे में फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेज दिया यहाँ पढ़ाने के बजाय। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो टू फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और क्या ऐसा नहीं हुआ कि जब कभी मेरी फिशिंग करने का मन होता था तो मैं कहता था आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, अगले दिन मिलते हैं फ्रेंच सीखने के लिए। तो सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, हम वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स, आपके पेरेंट्स की भी गलती है, कहीं ना कहीं मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी बात एम हैमेल साहब बताते चले गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये बताते गए कि ये फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, सबसे साफ, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक लैंग्वेज है। अब दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और उन्होंने हम सबसे अपील की कि हमें इस लैंग्वेज को अपने बीच में गार्ड करना चाहिए, कहीं ये लैंग्वेज खो ना जाए, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। एज लॉन्ग एज हमें होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो वहाँ के सिटीजन आर एनस्लेव्ड, जब तक कि जब लोग होल्ड फास्ट एनस्लेव किए जाते हैं, गुलाम बनाए जाते हैं, भाषा से अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये ठीक वैसा ही है मानो, एज इफ का अर्थ मानो, दे हैड द की, कि उनके पास चाबी है, टू देयर प्रिजन, उनके जेल में जिस गुलामी में रखा गया है उस गुलामी से बाहर निकलने की चाबी उनके पास है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी मातृभाषा पे
अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। दोस्तों, भारत की आज़ादी में भी आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, वंदे मातरम, जय हिंद जैसे छोटे छोटे 2 शब्दों के नारे ने भारतीयों में स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला जलाए रखी थी। तो ये आप उस समय किसी भी अंग्रेजी में लंबे लंबे भाषण भी दे देते तो शायद भारतीयों में वो क्रांति की ज्वाला न जलती जो वंदे मातरम जय हिंद से जगी थी। यानी कि मातृभाषा का बेहद महत्व है, और इसी बात को एम हैमल साहब फ्रांस के लोगों को समझाना चाह रहे थे, एल्सेस एंड लॉरेन के लोगों को समझाना चाहते थे। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और उसके बाद उन्होंने ग्रामर का एक चैप्टर खोला और एम हैमल साहब ने हमें ग्रामर का लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। नरेटर फ्रेंच बोलता है, आई वॉज अमेज्ड टू सी, आज तो बड़ा आश्चर्य मुझे हो रहा था, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, उन्होंने जो कुछ पढ़ाया मुझे कितनी आसानी से समझ में आया। ऑल ही सिम्ड सो ईजी, सो ईजी, उन्होंने जो कुछ समझाया इतना आसान लगा, पूछो मत। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, आज तो मुझे भी ये महसूस हुआ, मैंने भी ये फील किया कि शायद मैंने पहले कभी उन्हें इतने ध्यान से सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और शायद आज एम हैमल साहब जितने पेशेंस के साथ हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, शायद उन्होंने पहले कभी इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. It seemed as if, ऐसा लगता था as if मानो the poor man wanted to give us all he knew, वो बेचारे व्यक्ति मिस्टर एम हैमल साहब सब कुछ अपना सर्वस्व हमें देना चाहते हैं बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से बाहर जाने के पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और वो चाहते हैं कि एक सिंगल स्ट्रोक से, आज की एक सिंगल क्लास से वो सब कुछ हमारे दिमाग में फीड कर दें ताकि हम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को संरक्षित कर पाएँ, याद रख पाएँ, समझ पाएँ। After the grammar we had a lesson in writing. That day M. Hamel had new copies for us, written in beautiful round hand, France, Alsace, France. उस दिन ग्रामर के बाद उन्होंने हमें राइटिंग के लिए नई नई नोटबुक्स प्रोवाइड कराई जिसमें खूबसूरत गोल गोल अक्षरों में लिखा था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। They looked like little flags floating everywhere in the school room. और ये छोटी छोटी नोटबुक जिसमें फ्रांस एल्सेस लिखा था खूबसूरत से तरीके से, ऐसा लगता था मानो छोटे छोटे से फ्लैग्स हों जो क्लासरूम में हर जगह दिख रहे थे। Hung from the rod at the top of our desk, हमारे कमरे में, हमारे डेस्क पर हर एक जगह ये नोटबुक पड़ी थी। You ought to have seen how everyone set to work. नरेटर कहते हैं, फ्रेंच कहता है, You ought to have seen, तुम्हें जरूर देखना चाहिए था, How everyone set to work, किस तरह चुपचाप सभी लोग अपने अपने काम में लग गए, And how quiet it was, और पूरी क्लास कितनी साइलेंट थी। The only sound was the scratching of the pens over the paper. The only sound was, जो पूरे क्लास में सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी वो थी स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। लोग कलम जो अपने पेपर पे, अपनी नोटबुक पे चला रहे थे, बस यही आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, हाँ बीच में कुछ बीटल्स क्लासरूम के अंदर आए, बट नो बडी पेड अटेंशन टू देम, पर किसी भी बच्चे ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि सबसे छोटे वाले बच्चे ने भी क्लास के बीटल को नहीं देखा। Who worked right on pressing their fish hooks, as if that was French too. जो अपने फिश हुक्स के साथ काम कर रहा था मानो कि फिश हुक्स भी फ्रेंच लैंग्वेज की तरह इम्पॉर्टेंट हो। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स cooed very low, छत की तरफ जब हमने देखा तो एक पिजन बड़ी धीमी सी आवाज़ में कू किया, उसने पिजन ने चर्प किया, कू किया। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स,
ये जो प्रशियन आर्मी है जो हमें जर्मन लैंग्वेज पढ़ने के लिए फोर्स कर रही है, क्या ये इन कबूतरों को भी जर्मन में गवाएगी गाने को? आज की वीडियो करते हैं यहीं क्लोज दोस्तों। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बचे हुए पोर्शन के बारे में और क्वेश्चन आंसर के बारे में। आज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन बैंक मिलेगा क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल अपीयर होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।